हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं हूं नितेश शर्मा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं 11th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जो कि फंडामेंटल फॉर फिजिकल ज्योग्राफी। अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की, सिविल सर्विसेज की या फिर ईपीएफओ जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छे नोट्स चाहिए जिनमें सारा सिलेबस कवर हो, आपको वर्ल्ड क्लास नोट्स चाहिए, सिलेक्शन वाले नोट्स चाहिए, तो ज्वाइन कीजिए हमारा पेड ग्रुप। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं नंबर्स पे। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फ्री टेलीग्राम ग्रुप है हमारा @ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ये प्लीज जरूर जरूर ज्वाइन कीजिए ये वाला ग्रुप। यहाँ आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे। एक बार फिर मैं कहूंगा, हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 2 है द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। यहाँ देखिए ओरिजिन की, अर्थ हमारे पास कैसे इवॉल्व हुई, अर्थ का ओरिजिन क्या था। इसकी कुछ हमारे पास अर्ली थ्योरीज है, यानी कि पुरानी थ्योरीज है, और कुछ थ्योरीज जो है हमारे पास ओरिजिन ऑफ अर्थ की पुरानी थ्योरी हम देख लेते हैं। पहली थ्योरी दी थी हमारे पास इमैनुअल कांत ने। ये इमैनुअल कांत हमारे जर्मन फिलोसोफर थे, तो इन्होंने एक थ्योरी दी। उसके बाद उसको एक मैथमेटिशियन थे लैप्लेस, जिन्होंने रिवाइज कर दिया इन ईयर 1796। और इस थ्योरी का नाम क्या है? इस थ्योरी का नाम है नेबुलर हाइपोथेसिस। तो देख लेते हैं एक बार ये थ्योरी क्या कहती है। द हाइपोथेसिस कंसिडर्ड दैट द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड। ये प्लैनेट जो बने थे वो क्लाउड से बने थे, और क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद अ यूथफुल सन। जो क्लाउड था और उसके जो क्लाउड का मटेरियल था वो किससे एसोसिएटेड था? वो आपका यूथफुल सन से एसोसिएटेड था, विच वॉज स्लोली रोटेटिंग। ये हम आपको एक फिगर के साथ समझाएंगे और ये मैं बताता हूं कि नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है। देखिए ये जो आपकी फिगर है ये क्या है? एक आपका नेबुला है। नेबुला क्या होता है? एक नेबुला बहुत बड़ा क्लाउड होता है, और वो क्लाउड किस चीज का बना होता है? क्लाउड बना होता है डस्ट का और गैसेस का। उसमें हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेस होती है, और भी आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं। हमारी जो भी चीजें बनी है, प्लैनेट्स बने हैं, स्टार्स बने हैं, सन बना है, वो सब एक नेबुला से बने हैं। तो देखिए हमारे पास ये पूरा एक नेबुला था पहले। तो क्या हुआ? नेबुला में लाइटर मटेरियल्स भी होते हैं और हैवियर मटेरियल्स भी होते हैं। ये जो हमारे पास बहुत बड़ा क्लाउड था, ये बहुत तेज रोटेट होने लग गया। बहुत तेज जब ये रोटेट हुआ तो क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन और हीलियम एलिमेंट्स थे वो सेंटर पे आ गए, एक दूसरे से कोलाइड होने लगे, और ड्यू टू फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स क्या हुआ? हाइड्रोजन एंड हीलियम में फ्यूजन रिएक्शन हुआ। और जब यहाँ फ्यूजन रिएक्शन हुआ तो एनर्जी स्टार्टेड जनरेटेड। उस एनर्जी के जनरेशन की वजह से हमारा यहाँ पे सेंटर पे क्या बन गया? सन बन गया। क्योंकि सेंटर पे कौन से पार्टिकल्स आए थे? आपके लाइटर पार्टिकल्स आए थे। जब हमारे पास क्लाउड रोटेट कर रहा था तो सेंटर पे लाइटर पार्टिकल्स आए थे, और यहाँ पे कोलिजन फ्रिक्शन की वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन जो हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो हुआ, उसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट हुई, और सन हमारे पास क्या हुआ? सन हमारे पास बन गया। जब हमारे पास सन यहाँ पे बना तो क्या हुआ? जो हमारे पास हैवियर पार्टिकल्स थे वो अवे फ्रॉम द सेंटर चले गए, यानी कि सन से दूर चले गए। सन सेंटर पे है तो हैवियर एलिमेंट्स थे जो हमारे पास, जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, आयरन, निकल वगैरह, ऐसे जो हैवियर एलिमेंट्स थे और डस्ट वाले पार्टिकल्स थे वो हमारे पास अवे फ्रॉम द सेंटर चले गए। जब ये अवे फ्रॉम द सेंटर गए तो हैवियर एलिमेंट्स में क्या हुआ? ये छोटे छोटे क्लाउड्स बनाने लग गए हमारे पास। हैवियर एलिमेंट्स ने छोटे छोटे क्लाउड्स फॉर्म करना स्टार्ट किए। वो छोटे छोटे जो क्लाउड्स फॉर्म करना, जो छोटे छोटे क्लाउड्स बने थे हमारे पास, वो रोटेट करना स्टार्ट हुए। उनकी रोटेशन की वजह से क्या हुआ? फिर वहां पे फ्रिक्शन हुआ, अगेन कोलिजन हुआ उनके बीच में। उसकी वजह से क्या बन गया? एक बड़ा डिस्क शेप्ड क्लाउड बन गया। जब वो डिस्क शेप्ड क्लाउड बना तो उसी क्लाउड से क्या आपके प्लैनेट्स बने थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। और ये एक्रीशन क्या होता है? एक्रीशन प्रोसेस होता है, आपको पता ही है, हमारे पास एक अर्थ है, और अर्थ हमारे पास कैसे अरेंज है? अर्थ की हमारे पास कुछ लेयर्स हैं। अर्थ की आपको पता है 3 लेयर्स हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो आपकी सबसे कोर है, और वहां पे आपका सबसे ज्यादा डेंस पार्टिकल्स होते हैं, डेंस मटेरियल होते हैं। तो एक्रीशन क्या करता है? ये एक्रीशन जितने भी प्लैनेट्स हमारे बनते हैं वहां सबसे ज्यादा जो डेंस मटेरियल होते हैं, हैवी मटेरियल होते हैं, उनको सेंटर पे ले जाता है और वहां छोड़ देता है। और जो आपके जो लाइटर मटेरियल होते हैं वो आपके सर्फेस की तरफ आते जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाएंगे तो आपके लाइटर से लेकर आपके डेंसर मटेरियल मिलते जाएंगे। ये एक्रीशन आपकी लेयर्स में अरेंज कर देता है इन मटेरियल्स को, और ऐसे आपके प्लैनेट्स डेवलप होते हैं। तो ऐसे हमारे प्लैनेट्स डेवलप हुए। ये थी आपकी नेबुलर हाइपोथेसिस स्टूडेंट्स। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इमैनुअल कांत ने और लैप्लेस ने इसको क्या किया था? रिवाइज किया था। और आगे जो ये हमारे पास पहली वाली थ्योरीज थी। अब जो हमारे पास प्रेजेंट में थ्योरी चलती है, बिग बैंग थ्योरी, वो भी हम देखेंगे। और देख लेते हैं हमारे पास 1-2 थ्योरीज और हैं जो साइंटिस्ट ने दी थी। किसके लिए? हमारे पास ओरिजिन ऑफ अर्थ के लिए, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के लिए। यहां देखिए 1900 में, उसके बाद 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टन, 2 बंदों ने एक और थ्योरी दी जिसको कहा जाता है वॉन्डरिंग स्टार हाइपोथेसिस। इसमें क्या था? कोई भी एक घूमता हुआ स्टार आया सन की तरफ, और क्या हुआ कि वो सन से टकराया। एज अ रिजल्ट अ शिकार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल, एक शिकार की तरह का एक शेप का मटेरियल सन से सेपरेट हो गया। एज अ पासिंग स्टार मूव अवे, जैसे ही स्टार आगे निकल गया तो जो मटेरियल सेपरेट हुआ था सन के सरफेस से, इस स्टार के टकराने की वजह से
क्या हुआ, वो कंटिन्यू रिवॉल्व करने लगा अराउंड द सन। जो मटेरियल अलग हुआ था ना सन के सरफेस से, वो सन के अराउंड ही रिवॉल्व करने लगा और धीरे धीरे ये कंडेंस हो गया इनटू प्लैनेट्स। तो ये कहना था चैम्बरलिन और मोल्टन का कि ये उस वॉन्डरिंग स्टार की वजह से सन से जो मटेरियल हमारा अलग हुआ था वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करने लगा, सन के अराउंड रिवॉल्व करने लगा और धीरे धीरे कंडेंस हो गया प्लैनेट्स में। फिर देखते हैं एक और थ्योरी हमारे पास, सर जेम्स जीन्स ने और सर हैरोल्ड जेफरी ने इसको सपोर्ट किया था। जेम्स जीन्स ने इसको दिया था और हैरोल्ड जेफरी ने इसको सपोर्ट किया था। इसको कहा गया आपका बाइनरी थ्योरीज। इसमें क्या था, एट अ लेटर डेट द आर्ग्यूमेंट कंसिडर्ड ऑफ अ कंपेनियन टू द सन टू हैव बीन को एग्जिस्टिंग। इन्होंने कहा कि सन को एग्जिस्ट करता होगा और इन आर्ग्यूमेंट्स को इन्होंने क्या कहा गया, इन आर्ग्यूमेंट्स को बाइनरी थ्योरीज कहा गया। 1950 में ऑटो स्किमडिट इन रशिया एंड कार्ल विजेसर इन जर्मनी रिवाइज द नेबुलर हाइपोथेसिस। इन्होंने, इन दोनों बंदों ने नेबुलर हाइपोथेसिस को 1950 में रिवाइज कर दिया। उन्होंने कहा दे कंसिडर्ड दैट द सन सराउंडेड बाय द सोलर नेबुला, जो सन था उसके अराउंड सोलर नेबुला था, जैसे मैं आपको फिगर में दिखाया था, कंटेनिंग मोस्टली द हाइड्रोजन एंड हीलियम अलॉन्ग विद व्हाट मे बी टर्म्ड एज डस्ट, डस्ट भी थी उसमें। द फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्क शेप्ड क्लाउड एंड द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। ये सारा मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जो आपको लैप्लेस ने रिवाइज की थी जो नेबुलर थ्योरी, वहां से लेके सन कैसे बना और हमारे प्लैनेट्स कैसे बने, ये आपकी जो इन्होंने ये दो हैं, जो ये ऑटो स्किमडिट है और कार्ल विजेसर है जर्मनी का, इन्होंने जो रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस दी थी ये भी मैंने आपको वहीं फिगर में एक्सप्लेन कर दी थी कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन ये प्लैनेट्स बने थे फ्रॉम डिस्क शेप्ड क्लाउड से। फ्रेंड्स, अब वो हम थ्योरी पढ़ेंगे जो हम आज के टाइम पे मानते हैं कि हमारे पास यूनिवर्स कैसे बना। ये थ्योरी है हमारे पास, इसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बहुत ही पॉपुलर थ्योरी, आप सबने नाम सुना होगा बिग बैंग थ्योरी। और इसको कहते हैं ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी इसको कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ये किसने दी थी, एडविन हबल। एडविन हबल, जिनके नाम पे एक बहुत ही नासा का एक बहुत ही पॉपुलर टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप। ये थ्योरी उन्होंने दी थी। उन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किया था कि यूनिवर्स हमारा यूनिवर्स जो है हमारे पास वो एक्सपेंड कर रहा है। इन 1920 एडविन हबल ने वो आपका एविडेंस प्रोवाइड किया था। उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है जो गैलेक्सीज हैं वो मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट। जो गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है, टाइम के बीतने के साथ साथ गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाता है। ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इसमें हुआ क्या, यहाँ देखिए आप एक बैलून लीजिए और उस पर मार्क कर दीजिए कुछ पॉइंट्स। बैलून पे आपने कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए टू रिप्रेजेंट द गैलेक्सीज। उन पॉइंट्स को हम गैलेक्सीज मानेंगे। नाउ अब आप उस बैलून में हवा भरने लगते हैं और बैलून वो फूलने लगता है। द पॉइंट्स जो आपने पॉइंट्स मार्क किए थे बैलून पे वो विल अपीयर टू बी मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। जब आप बैलून हमारे फूल जाएगा, बैलून के अंदर हवा भरने लगेगी, तो जो हमने पॉइंट्स मार्क किए थे पहले, जो बैलून पे पॉइंट्स मार्क किए थे वो क्या होंगे, वो एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे जैसे जैसे बैलून हमारे पास एक्सपेंड होगा। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही जो डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज है इज फाउंड टू बी इंक्रीजिंग and thereby the universe is considered to be expanding। तो ऐसे ही जैसे जैसे जो बैलून पे जो पॉइंट्स थे उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता गया, ऐसे ही इन्होंने कहा कि जो गैलेक्सीज के बीच में भी जो डिस्टेंस है वो हमें बढ़ता हुआ पाया गया जैसे जैसे हमारे पास टाइम बीता। इसी वजह से यूनिवर्स को एक्सपेंडिंग कहा जाता है। बट एक चीज हो गई थी उसमें कि जो हमारे पास ये देखिए यहाँ पे कि जो बैलून में जो पॉइंट्स थे ना वो खुद भी देमसेल्व्स आर एक्सपेंडिंग। वो बैलून्स के जो पॉइंट्स थे, जितने भी पॉइंट्स थे उनके बीच में स्पेस तो बढ़ ही रहा था, उनके वो एक्सपेंड तो उनके बीच में स्पेस तो बढ़ ही रहा था पॉइंट्स के बीच में, बट वो पॉइंट्स खुद भी एक्सपेंड होने लगे थे। वो जो पॉइंट हमने जो डॉट मार्क की थी अब वो बड़े होते जा रहे थे, वो पॉइंट भी बड़े होते जा रहे थे। दिस इज नॉट इन अकॉर्डिंग्स विद द फैक्ट। ये ऐसा नहीं है जैसे हमने मतलब हमारे बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है। तो उसमें साइंटिस्ट ने क्या कहा है कि बिलीव दैट थ्रू द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज इन इंक्रीजिंग, बस खाली जो स्पेस है गैलेक्सीज के बीच में वही इंक्रीज करता है। गैलेक्सीज एक दूसरे से अवे जा रही हैं, बट एज एक्सपेंशन जो गैलेक्सीज की हुई वो कभी नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं था। गैलेक्सीज की एक्सपेंशन कभी नहीं हुई। जैसे पॉइंट जो है हमारे पास एक्सपेंड कर रहे हैं बैलून पे, ऐसे गैलेक्सीज कभी एक्सपेंड नहीं की, बस गैलेक्सीज के बीच में जो स्पेस था वही एक्सपेंड करा। इसलिए इस वजह से इस बैलून एग्जाम्पल को हम पार्शियली ही करेक्ट मानते हैं। हमारे पास 3 स्टेजेस हैं बिग बैंग में, तो पढ़ते हैं हम 3 स्टेजेस क्या क्या हैं। बिगनिंग में हमारे पास क्या हुआ, जो ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस। जितना भी मैटर था जिसने ये यूनिवर्स बनाया है वो सारा एक ही प्लेस पे था, इन द फॉर्म ऑफ अ टाइनी बॉल। अब सोचिए आप, इतना सारा मैटर एक ही प्लेस पे था, एक टाइनी बॉल। ये देखिए यहाँ पे आपको ये टाइनी बॉल दिख रही है, ये पूरा यूनिवर्स का मैटर ऐसे था, सिंगुलर एटम था। अब ये अगर इतना मैटर एक जगह पे हो सकता है तो ये पता नहीं ये कैसे था कैसे नहीं था। लेकिन हाँ, अगर आप सोचे कि ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल में जो आपकी ग्रेविटी का प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है और मटेरियल की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है, वहां बहुत सारा मटेरियल आ सकता है। तो
तो ये क्या पता ये एक ब्लैक होल हो पहले, अभी हमें पता नहीं है क्या था क्या नहीं था, बट हो सकता है एक ब्लैक होल। तो सिंगुलर एटम था विद एन अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, बहुत कम वॉल्यूम थी, इनफाइनाइट टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी थी उसकी, जैसे एक ब्लैक होल की होती है। और स्टूडेंट्स जब ये बिग बैंग हुआ तो जो हमारे पास एटम था उसका क्या हुआ, टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली, वो एक्सप्लोड कर गया। दिस लेड टू ह्यूज एक्सपेंशन। इट इज नाउ जनरली एक्सपेक्टेड दैट इवेंट्स ऑफ बिग बैंग टुक प्लेस 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर, यानी कि जो हमारा यूनिवर्स बनना स्टार्ट हुआ वो कब स्टार्ट हुआ हमारे पास, अब से 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर बिग बैंग हुआ, और तभी से हमारे पास यूनिवर्स बनना स्टार्ट हुआ। और जो एक्सपेंशन है यूनिवर्स की, जो जब से स्टार्ट हुई थी एक्सपेंशन, आज भी एक्सपेंशन कंटिन्यू करती है इवन टू द प्रेजेंट डे। एज इट ग्रू सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू मैटर। जैसे जैसे ये बढ़ता गया, आपका एक्सपेंशन होती गई, तो जो हमारे पास कुछ एनर्जी थी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना इस पे कोलिजन जब हमारे पास होगा, ये एक्सप्लोड होगा वायलेंटली, तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो एनर्जी हमारे पास क्या होती गई, कन्वर्ट होती गई मैटर में। देयर वाज पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बहुत ज्यादा रैपिड एक्सपेंशन था आफ्टर द बैंग। देयर आफ्टर द एक्सपेंशन, उसके बाद एक्सपेंशन हमारे पास स्लो डाउन हो गया विद इन फर्स्ट 3 मिनट्स। पहले 3 मिनट में जब बिग बैंग हुआ था उसके पहले 3 मिनट में फर्स्ट एटम बिगेन टू फॉर्म, पहला एटम बनने लगा। और अब जब हम देखते हैं कि 30,000 ईयर्स के बाद, यहाँ देखिए 300,000 ईयर्स के बाद फ्रॉम द बिग बैंग, टेम्परेचर जो था हमारे पास ड्रॉप हो गया 4500 केल्विन से, एंड गेव राइज टू एटॉमिक मैटर, और हमारा एटॉमिक मैटर बनने लगा। द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, हमारा यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया। अभी देखिए एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, जो एक्सपेंशन है हमारे पास यूनिवर्स का है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज। कि हमारे पास ये देखिए यहाँ पे फिगर में आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए ये वाली फिगर है हमारे पास, इस फिगर में देखिए जो हमारे पास गैलेक्सीज हैं, यहाँ पे देखिए ये वाइट वाइट जो गोल गोल है हमारे पास गैलेक्सीज हैं। जब हम नेक्स्ट लेवल पे चले, जैसे एक्सपेंड हुआ, तो इन गैलेक्सीज के जो बीच का जो स्पेस है वो हमारे पास इंक्रीज कर गया। तो बस वो यहाँ पे ऑथर यही कहना चाह रहा है। उसके बाद देखते हैं कि ऑल्टरनेटिव टू दिस वाज, एक और थ्योरी थी इसके ऑल्टरनेटिव, वो क्या था, हॉलेज कंसेप्ट ऑफ स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट मतलब कि जैसा यूनिवर्स जब बना था तब वो वैसा था, अभी भी वैसा ही है, कुछ उसमें चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब स्टडी स्टेट का मतलब ये होता है, इट कंसिडर्ड द यूनिवर्स टू बी रफली द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इस हॉल्स बोलता है कि यूनिवर्स हमेशा स्टडी स्टेट पे रहा है, कि कोई भी टाइम आप उठा के देख लो, जब से यूनिवर्स हमारा बना है और अब तक किसी भी टाइम पे यूनिवर्स एक ही स्टेट में रहा है, ना वो एक्सपेंड हुआ है ना वो डिक्रीज हुआ है। हाउएवर विद द ग्रेटर एविडेंसेस बिकमिंग अवेलेबल अबाउट द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, साइंटिफिक कम्युनिटी अभी देख रही है और भी एविडेंसेस ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो सबसे सही एविडेंस हमें मिला है वो बस यही मिला है कि बिग बैंग थ्योरी हमारी सही है और हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है। अब हम एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें कि स्टार कैसे बने हमारे पास। यहाँ देखिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन थी मैटर की एंड एनर्जी वाज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। जब हमारे पास बिग बैंग हुआ और हमारे पास यूनिवर्स बनना स्टार्ट हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ वायलेंटली, तो जो मैटर और एनर्जी की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो इवन नहीं थी, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग मैटर और अलग अलग एनर्जी थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेस थे इस मैटर में क्या हुआ, डेंसिटी डिफरेंसेस आएंगे, क्योंकि मैटर और एनर्जी कहीं पे भी इवन नहीं था। तो डेंसिटी डिफरेंसेस की वजह से ये हमारे पास क्या आ गए, डिफरेंसेस इन ग्रेविटेशनल फोर्स। जब डेंसिटी डिफरेंसेस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंसेस आए, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इट कॉज्ड मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर। तो मैटर हमारा क्या हो गया, सारा एक साथ आ गया, और इनसे क्या बना, दिस फॉर्म द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज, और इनकी वजह से गैलेक्सीज की डेवलपमेंट के हमारे पास बेसिस बने। अ गैलेक्सी कंटेन, यहाँ देखिए गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी कंटेन करती है लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी स्प्रेड्स ओवर वास्ट डिस्टेंसेस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड ऑफ लाइट ईयर्स। द डिस्टेंसेस ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सी रेंज फ्रॉम 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर्स। ये देखिए गैलेक्सीज, लाइट ईयर में अभी आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे आप गैलेक्सीज का जरा डिस्टेंस नोट कर पा रहे हैं कि गैलेक्सीज का कितना डिस्टेंस होता है, 80,000 से 1,50,000 लाइट ईयर्स, और एक लाइट ईयर आपका बहुत होता है। अ गैलेक्सी स्टार्ट, अब यहाँ देखिए, अ गैलेक्सी स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन। गैलेक्सी हमारे पास कैसे बनती है, एक्यूमुलेशन से ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला। ये नेबुला मैंने आपको पहले ही बताया है, नेबुला आपका बहुत बड़ा क्लाउड होता है जो कि डस्ट और हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है जिसमें इवेंचुअली ये जो ग्रोइंग नेबुला था, जब जैसे जैसे ग्रो कर रही थी हमारे पास गैलेक्सी, ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैसेस। इसने डेवलप किए लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैसेस। ये लम्प्स या क्लम्प्स क्या होते हैं हमारे पास, ये होते हैं हमारे पास पीस होता है या फिर कोई मास होता है ऑफ इनडेफिनाइट शेप और साइज। उसका कोई डेफिनाइट शेप और साइज नहीं होता, ये पीस और मास होते हैं बस आपके डस्ट के या फिर गैसेस के। दीज क्लम्प्स, ये जो क्लम्प्स है हमारे पास छोटे छोटे क्लम्प्स बने थे, कंटिन्यू टू ग्रो इनटू इवन डेंसर गैसेस
गैसियस बॉडीज, ये क्लम्प्स, छोटे छोटे क्लम्प्स और डेंसर बॉडीज में ग्रो करने लगे ग्रेविटी की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से, गिविंग राइज टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, और इस वजह से हमारे पास स्टार्स बने। हम कहते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इज बिलीव टू हैव टेकन प्लेस सम 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो। ये याद रखना कि जो हमारे पास स्टार्स की फॉर्मेशन हुई है वो 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो हुई है। और फ्रेंड्स एक चीज और याद रखना, जो आपका सन है वो आपका बिगेस्ट स्टार है, और सन की फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है कैसे हुई थी, वैसे ही ये सारे स्टार भी बने हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास लाइट ईयर के बारे में पढ़ लेते हैं। लाइट ईयर क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे, अ लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर हमारे पास क्या करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है, टाइम को नहीं। इट इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस नॉट ऑफ टाइम, याद रखिएगा ये चीज। लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ, ये देखिए यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कंसिडरिंग दिस, द डिस्टेंस द लाइट विल ट्रेवल इन 1 ईयर इज टेकन टू बी 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर क्या होता है, जितना डिस्टेंस हमारी लाइट एक साल में ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। और ये 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है, 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के इक्वल होता है 1 लाइट ईयर। दिस मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। अगर हम लाइट ईयर से सन और अर्थ का डिस्टेंस, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो अराउंड आपका इतने किलोमीटर्स आता है। इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर्स इट इज 8.311 मिनट। इसका मतलब क्या है, लाइट ईयर्स के टर्म्स में, मिनट्स में जो यहाँ पे सन और मून, सन और अर्थ के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि सन की रेज को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, वो 8.311 मिनट्स टाइम लगता है। चलिए देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, कि प्लैनेट्स की फॉर्मेशन में हमारी कितनी स्टेज थी। ये देखिए फर्स्ट स्टेज, यहाँ क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टार्स हमारे पास आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस विद इन अ नेबुला। लम्प का एक बार और मीनिंग बता देता हूँ। लम्प क्या होता है आपका, ये कोई पीस होता है, मास होता है किसी भी क्लाउड का, ऑफ इनडेफिनेट शेप और साइज। ये आपके छोटे होते हैं विद इन नेबुला, ये नेबुला में ही होते हैं हमारे पास लम्प्स, पीस और मास ऑफ इनडेफिनेट शेप और साइज। एक बार और समझ लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे पास इन लम्प्स के अंदर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोर। एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इन लम्प्स में कोर बन जाती है टू द गैस क्लाउड, एंड अ ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप्स अराउंड द गैस कोर। इस ग्रेविटेशन की वजह से क्या बनी, हमारे पास कोर बन गई। इन लम्प्स में हमारे पास कोर बनी किसकी, गैस की, और उस कोर के अराउंड एक ह्यूज रोटेटिंग डिस्क बनती है किसकी, गैस और डस्ट की। ये याद रखना, ये हमारे पास पहली स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है आपका, ये क्लाउड है, बहुत बड़ा क्लाउड है। और क्या इस क्लाउड कैसे बना हुआ है, ये क्लाउड बना हुआ है डस्ट का, हीलियम एंड हाइड्रोजन का। और इस बहुत बड़े क्लाउड को जो कि डस्ट, हीलियम, हाइड्रोजन का बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम नेब्यूला। चलिए नेक्स्ट स्टेज देखते हैं अब इन फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज में जो गैस का क्लाउड होता है स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस्ड, वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू द स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स। मैंने आपको बताया था कि जो लोकलाइज्ड हमारे पास क्लम्प्स होते हैं उनमें कोर बन जाती है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, उसकी वजह से कोर बन जाती है गैस की, और उस कोर के अराउंड एक डिस्क बनती है गैस और डस्ट की। जो हमारे पास डिस्क होती है ना अराउंड द कोर, ये देखिए यहाँ पे, एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट। जो उस कोर के अराउंड जो मैटर होता है, वो डिस्क होता है, उसमें जो मैटर होता है वो क्या हो जाता है, वो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स में डेवलप हो जाता है, स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं उसके। और ये जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेजन, ये कोहेजन के प्रोसेस के थ्रू डेवलप कर जाते हैं इनटू व्हाट इज कॉल्ड प्लैनेटसिमल्स। ये प्लैनेटसिमल्स क्या होते हैं देखते हैं अभी। ये लार्जर बॉडीज स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलिजन, और हमारे पास वहां कोहेजन के थ्रू हमारे पास क्या बने हैं, ये जो प्रोसेस है हमारे पास कोहेजन के थ्रू, इसके थ्रू बने हमारे पास प्लैनेटसिमल्स। और जो लार्जर बॉडीज हैं स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलिजन, कोलिजन से हमारे पास लार्जर बॉडी बनती है। और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो मटेरियल है वो स्टिक टुगेदर कर जाता है, मटेरियल एक साथ आ जाता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। तो हम देखते हैं यहाँ पे प्लैनेटसिमल्स क्या है हमारे पास, आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज। प्लैनेटसिमल्स हमारे पास बहुत सारी स्मॉलर बॉडीज होती हैं। और ये फाइनल स्टेज में देखिए, थर्ड स्टेज है, जो दीज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटसिमल्स हैं, जो स्मॉल बॉडीज हैं हमारे पास, एक्रीट टू फॉर्म अ फ्यू लार्ज बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स। और जो हमारे पास बहुत सारी स्मॉलर बॉडीज होती हैं प्लैनेटसिमल्स, ये क्या करती हैं, ये एक्रीट करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। क्या एक्रीशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि जो प्लैनेट्स बनते हैं वो लेयर बाय लेयर बनते हैं, और जो वो लेयर्स होती हैं उनमें डेंसिटी डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि हैवियर मटेरियल आपका जाएगा कोर, आपका जाएगा सेंटर पे, और सेंटर से जैसे जैसे हम बाहर आते जाएंगे सरफेस की तरफ प्लैनेट्स के, तो वहां पे आपको लेस डेंसर मटेरियल मिलेगा। तो यहाँ पे भी एक्रीशन के थ्रू एक्रीट होके स्मॉलर जो प्लैनेटसिमल्स हैं वो एक्रीट होके एक बहुत सारी कुछ लार्ज बॉडीज बनाती हैं। एक बार और समझ लीजिए कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर प्लैनेटसिमल्स हमारे पास एक्रीट होते हैं टू फॉर्म अ फ्यूअर लार्ज बॉडीज इन फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स। फ्रेंड्स अब देखेंगे हम अपना सोलर सिस्टम कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है और
कैसा है। हमारा सोलर सिस्टम देखिए कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स। ये पहले हमारे पास 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, लेकिन अभी हमने प्लूटो को रिमूव कर दिया है यहाँ से। आईएससी ने प्लूटो को रिमूव किया है, तो अभी हमारे पास सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स रह गए हैं। द नेबुला फ्रॉम विच आर सोलर सिस्टम इज सपोज टू हैव बी फॉर्म, ये नेबुला से ही बना है, जो भी बना है स्टार, हमारा सोलर सिस्टम जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी स्टार्स बनते हैं हमारे पास, सब नेबुला से बनते हैं। ग्रेविटेशनल से, एक्रीशन से, सब एक्रीशन के प्रोसेस से सब प्लैनेट्स बनते हैं। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, कोहेशन, कोलिजन से हमारे पास क्या होता है, मैटर एक साथ आता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि द नेबुला फ्रॉम विच आर सोलर सिस्टम इज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड स्टार्टेड इट कोलैप्स एंड कोर फॉर्मेशन सम टाइम 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स अगो। ये हमारा कब हुआ है, ऐसा हमारा हुआ है 5 से 5.6 बिलियन ईयर्स अगो। एंड द प्लैनेट्स वर फाउंड, ये नेबुला में प्रोसेस कब स्टार्ट हो गया था प्लैनेट्स बनने का, ये हो गया था हमारे पास 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स अगो। और हमारे पास प्लैनेट्स कब बने हैं, प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड अबाउट 4 to 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ये हमारे सारे प्लैनेट्स एक साथ बने हैं। और हमारा अर्थ भी कब बना है, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हमारे पास अर्थ बना है। यहाँ देखिए आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, जो कि स्टार है, एक बिगेस्ट स्टार है हमारे पास सोलर सिस्टम का सन। 8 प्लैनेट्स हैं, 63 मून्स हैं, मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज हैं लाइक एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स हैं, एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट ग्रेन एंड गैसेज हैं। और जो है हमारे पास यहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट ग्रेन और गैसेस है ना, यहाँ पे देखिए ये डस्ट ग्रेन एंड गैसेस हैं, इनकी वजह से हमारे अब नए नए छोटे छोटे प्लैनेट्स बनते रहते हैं। अभी ये डस्ट ग्रेन और गैसेस तो बची है ना, एस्ट्रॉइड्स बन गए, कॉमेट्स बन गए, लेकिन डस्ट ग्रेन्स एंड गैसेस बची है हमारे पास सोलर सिस्टम में। तो इनकी वजह से न्यू प्लैनेट्स, नए छोटे प्लैनेट्स और स्टार हमारे जो हैं वो बनते रहते हैं। यहाँ देखिए आउट ऑफ 8 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं उनको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं, एज दे लाई बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स। यहाँ देखिए ये हम एक फिगर में भी देखेंगे, अभी पढ़ लेते हैं बस। और जो आपके इन 4 प्लैनेट्स के बाद के प्लैनेट हैं उनको हम कहते हैं आउटर प्लैनेट्स। ऑल्टरनेटिवली फर्स्ट 4 आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। जो आपके इनर प्लैनेट्स हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। क्यों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स उनको क्यों कहते हैं पहले 4 प्लैनेट्स को, क्योंकि वो मीनिंग अर्थ लाइक होते हैं, वो अर्थ लाइक हैं, एज दे आर मेड अप ऑफ रॉक एंड मेटल। जैसे अर्थ हमारे पास रॉक और मेटल की बनी है, ऐसे ही वो जो 4 प्लैनेट है हमारे पास स्टार्टिंग के, यानी कि हमारे पास जो इनर प्लैनेट्स हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं, क्योंकि वो रॉक और मेटल के बने हुए हैं। और जो बाकी 4 प्लैनेट्स हमारे पास बचे हैं आउटर प्लैनेट्स, उनको हम जोवियन या फिर गैस जायंट प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि वो गैस और डस्ट के बने हुए हैं। यहाँ देखिए जोवियन मीन्स जुपिटर लाइक, यानी कि जो जुपिटर लाइक प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स को हम, जो लास्ट के 4 प्लैनेट्स आउटर प्लैनेट्स हैं उनको हम जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर देन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ये जो जोवियन प्लैनेट्स है साइज में बहुत बड़े बड़े होते हैं और एंड हैव थिक एटमॉस्फेयर, और इनका जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी बहुत थिक होता है। और इनका जो एटमॉस्फेयर है वो मोस्टली कौन सी चीज का बना है फ्रेंड्स, थिक एटमॉस्फेयर है, एंड मोस्टली आपका हीलियम एंड हाइड्रोजन का बना है। ऑल द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड, ये मैंने आपको बताया कि जितने हमारे सारे प्लैनेट्स बने थे, ऑल द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द सेम पीरियड, समटाइम्स अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड एज प्लैनेट, बट अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या किया है कि प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट्स में शामिल कर दिया है। एंड अ डिसीजन वाज टेकन कि प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स 2003 UB313 डिस्कवर्ड इन द रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट्स, क्योंकि ये उस प्लैनेट का जो हमारे और प्लैनेट है उन प्लैनेट्स के साइज का नहीं है और थोड़ा छोटा भी है। एक चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है अच्छा सा कि वाई आर द इनर प्लैनेट्स, जो हमारे पास ये इनर प्लैनेट्स हैं, इनर प्लैनेट्स हमारे पास 4 प्लैनेट्स हैं, पहले वाले 4 प्लैनेट्स हैं, ये इनर प्लैनेट्स हमारे पास रॉकी क्यों हैं और जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो गैशियस फॉर्म्स में क्यों है। देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला देखिए, जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वर फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द पेरेंट स्टार वेयर इट वाज टू वार्म फॉर द गैसेस टू कंडेंस टू द सॉलिड पार्टिकल्स। आपको पता ही है कि हमारे पास जब प्लैनेट्स बने थे तो सबसे पहले गैस होती है, लेकिन जो हमारे पास पहले 4 प्लैनेट है यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है वो आपके अर्थ के बहुत नज़दीक, वो आपके सन के बहुत नज़दीक है। और सन पे क्या है, वहाँ पे इतने नज़दीक है वो कि इतना वार्म है कि जो गैसेस थी उन प्लैनेट्स पे वो कंडेंस हो गई हैं टू सॉलिड पार्टिकल्स। और जो जोवियन प्लैनेट्स हैं आपके, ये बहुत दूर हैं सन से, तो वहाँ पे इतना वार्म एनवायरमेंट नहीं है और वहाँ की जो गैसेज है वो कंडेंस नहीं हो पाई हैं सॉलिड पार्टिकल्स पे, इसलिए वो गैसियस है। सेकंड पॉइंट देखिए कि जो सोलर विंड वाज मोस्ट इंटेंस नियर द सन, आपके पहले 4 प्लैनेट्स हैं ये सन के पास हैं, तो सोलर विंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस है। सो इस सोलर विंड ने ब्लू ऑफ लॉट्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, तो सोलर विंड ने यहाँ पे जो भी आपकी गैस थी और डस्ट थी वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से भगा दी, यानी कि हटा दी। बट जो ये सोलर विंड है वर नॉट ऑल दैट इंटेंस, ये सोलर विंड इतनी इंटेंस नहीं थी जो आपके आउटर प्लैनेट्स हैं उनके लिए, जोवियन प्लैनेट से गैस रिमूव करने के लिए। तो आज भी यहाँ देखा जाता है ये जोवियन प्लैनेट्स हमारे पास हीलियम और हाइड्रोजन के बने हुए हैं। हीलियम और हाइड्रोजन आपकी पहले इन 4 प्लैनेट्स पे भी थी जो आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं
उन पे भी थी, लेकिन सोलर विंड की वजह से वो गैसेस और डस्ट वहाँ से हट गई हैं। अब थर्ड देखिए कि जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वो हमारे पास स्मॉलर हैं एंड देयर लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेज। हमारे पास इनके स्मॉलर होने की वजह से और एक कम हैवियर है जोवियन प्लैनेट से। कौन से प्लैनेट्स आपके हैवियर हैं? जोवियन प्लैनेट्स आपके ज़्यादा हैवियर हैं और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आपके कम हैवियर हैं और वो स्मॉलर भी हैं। इसी वजह से स्मॉल होने की वजह से उनकी जो ग्रेविटी है वो बहुत कम है और एस्केपिंग गैसेज को होल्ड नहीं कर पाई। और जो जोवियन प्लैनेट्स हैं वो बहुत बड़े हैं, उनकी जो ग्रेविटी है ज़्यादा है और जो वो उनके पास गैसेज हैं वो उसको होल्ड करके रखती है, एस्केप नहीं होने देती है। फ्रेंड चलिए अब मून के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास मून कैसे बना। हमारे पास यहाँ देखिए द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। आपको पता ही है कि मून ही बस हमारे पास एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। लाइक द ओरिजिन ऑफ द अर्थ देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स। ये मून पढ़ने से पहले हम एक फिगर देख लेते हैं अपने सोलर सिस्टम की, उसके बाद हम मून पढ़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये सोलर सिस्टम की इमेज दिख रही होगी। ये जो आपके पहले वाले आपको ये आपका येलो वाला जो है वो सन है आपका, और ये यहाँ आपको ये देखिए एस्ट्रॉइड बेल्ट, आपको ये वाली आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट आपके किसके बीच में है? सन के बीच में है और जुपिटर के बीच में है। ये जो है आपका, ये क्या है आपका? ये आपका जुपिटर है। जुपिटर के बीच में और सन के बीच में क्या है? आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट है, जहां आपके एस्ट्रॉइड्स आपका पाए जाते हैं। ये देखिए आपका एक एस्ट्रॉइड है सिरस, ये आपका लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है और इसको हम क्या बोलते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट भी बोलते हैं। जो हम प्लूटो को बोलते हैं वो हम इस सिरस को भी ड्वार्फ प्लैनेट भी बोलते हैं। और जो आपके जो ये प्लैनेट्स हैं जो आपके बीच में मिलते हैं किसके? सन के और एस्ट्रॉइड बेल्ट के। ये वाले देखिए, ये वाले आपके जो 4 प्लैनेट है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है। ये कौन से प्लैनेट है? इनको हम आप कहते हैं इनर प्लैनेट्स, और इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि अर्थ की तरह हैं। ये आपके छोटे हैं साइज में और ये प्लैनेट्स जो आपके लाई करते हैं वो सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में लाई करते हैं। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये हम आपको अब जोवियन प्लैनेट्स दिखाने वाले हैं। ये जुपिटर से आगे वाले जो भी प्लैनेट्स हैं, जैसे जुपिटर हुआ, सैटर्न हुआ, यूरेनस हुआ, नेपच्यून हुआ, ये सारे आपके जोवियन प्लैनेट हैं, यानी कि गैशियस प्लैनेट्स हैं। ये अब बने हुए हैं हमारे पास हीलियम और हाइड्रोजन गैस के। और यहाँ देखिए ये सब इनकी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्थ की एक ही नेचुरल सैटेलाइट है मून, तो यहाँ पे कितने मून हैं? ये जुपिटर के काफ़ी सारे मून हैं। ये देखिए आपकी सैटर्न की नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, ये आपकी यूरेनस की नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, और ये आपका टाइटन है जो वो नेपच्यून का सैटेलाइट है। ये इनके मून है, जैसे हमारे अर्थ का मून है ऐसे ही ये इन प्लैनेट्स के मून है। इन चारों प्लैनेट्स को आउटर प्लैनेट कहा जाता है, जोवियन प्लैनेट कहा जाता है। ये चारों प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा हैवियर हैं, बड़े हैं, इस वजह से ग्रेविटी ज़्यादा है और गैसेस एस्केप नहीं होती हैं। ये सन से दूर भी हैं चारों प्लैनेट्स, तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे सोलर विंड्स भी नहीं है और इनके जो गैस और डस्ट है उन पार्टिकल्स को सोलर विंड भी ब्लू नहीं कर पाती है। तो इसी वजह से ये गैसेस प्लैनेट भी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गैस है वो कंडेंस नहीं हुए सॉलिड पार्टिकल्स में, क्योंकि अर्थ सन से दूर है और इतना हॉट एनवायरमेंट यहाँ पे नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब लास्ट में ये आपको क्यूपियर बेल्ट यहाँ पे दिखती है, क्यूपियर बेल्ट, और ये देखिए आपका प्लूटो है। ये क्या है आपकी? ये है आपकी क्यूपियर बेल्ट। चलिए तो मैं आपको अब थोड़ा सा एस्ट्रॉइड्स के बारे में, कॉमेट्स के बारे में भी बता देता हूँ, और सिरस एस्ट्रॉइड क्या है उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका कॉमेट क्या होता है। कॉमेट इज एन आईसी स्मॉल सोलर सिस्टम। कॉमेट क्या होता है आपका? आईसी होता है, या आपका आईसी या रॉकी ऑब्जेक्ट होता है, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी दैट व्हेन पासिंग क्लोज टू द सन, जब एक सन के पास से सन के क्लोज से पास करता है तो वार्म्स, गर्म हो जाता है, एंड बिगिंस टू रिलीज गैसेस, अ प्रोसेस कॉल्ड आउट गैसिंग। दिस प्रोड्यूसेस, और जब ये आउट गैसिंग होती है, गैसेस रिलीज करने लगता है आईसी ऑब्जेक्ट, रॉकी ऑब्जेक्ट, दिस प्रोड्यूस अ विजिबल एटमॉस्फेयर और कोमा। इसको बोलते हैं विजिबल एटमॉस्फेयर या कोमा। यहाँ देखिए ये वाला आपको, ये क्या है आपका? कॉमेट है, और जब ये सन के पास से पास किया है तो एक ये विजिबल आपको कोमा दिख रही है यहाँ पे। ये क्या है? ये आउट गैसिंग हो रहा है। ये भी देखिए यहाँ पे, ये आपके क्या है? ये कॉमेट्स हैं, ये आपके रॉकी एंड आईसी मटेरियल होते हैं। फिगर में देख पा रहे हैं ना आप? तो दिस प्रोड्यूस अ विजिबल एटमॉस्फेयर और कोमा एंड समटाइम्स ऑल्सो अ टेल, और ये कभी कभी टेल भी प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हम टेल भी देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फिगर्स में आपको दिख रहा है, ये टेल भी प्रोड्यूस कर रहा है। ये देखिए, ये आप एटमॉस्फेयर में देख पा रहे हैं, अर्थ से आप देख पाते हैं। ये क्या करता है आपका कॉमेट? टेल भी प्रोड्यूस करता है और कोमा भी प्रोड्यूस करता है। चलिए यहाँ देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में। ये ड्वार्फ प्लैनेट्स का, ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? बोने प्लैनेट्स, यानी कि छोटे प्लैनेट्स। ये क्या होते हैं? अ ड्वार्फ प्लैनेट इज अ प्लैनेटरी मास ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट डोमिनेट्स इट्स रीजन। ये प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट ही होता है, यानी कि ये बट अपने रीजन को डोमिनेट नहीं करता है, ऑफ स्पेस एज ट्रू एज क्लासिकल प्लैनेट डज। जैसे कि एक प्लैनेट जो नॉर्मल प्लैनेट होता है वो करता है, तो ऐसे नहीं करता है। एंड इज नॉट अ सैटेलाइट, जैसे आपका मून एक सैटेलाइट है अर्थ की, तो ये सैटेलाइट की तरह भी नहीं होता है। दैट इज इट इज इन द डायरेक्ट ऑर्बिट ऑफ द सन, क्योंकि ये ऑर्बिट किसको करता है? सन को करता है, किसी प्लैनेट को ऑर्बिट नहीं करता है। एंड इट इज मैसिव एनफ टू बी प्लास्टिक फॉर इट्स ग्रेविटी टू मेंटेन,
और ये बहुत बड़ा भी होता है लेकिन प्लेनेट के जितना बड़ा नहीं हो पाता, तो इसी वजह से हम इसको ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास एक सिरस है, फिगर में आपको दिख रहा है, ये देखिए ये वाला सिरस है, ये सिरस हमारा एक एस्ट्रॉइड है, लेकिन इसकी साइज की वजह से इसको ड्वार्फ प्लैनेट्स में कंक्लूड किया गया। ये हमारा जो सिरस है जो फर्स्ट एस्ट्रॉइड है हमारे पास। यहाँ देखिए फिर ये हमारे पास प्लूटो है, इसको भी 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने आपको ड्वार्फ प्लैनेट्स की लिस्ट में डाल दिया है। फिर आपको कुछ और ड्वार्फ प्लैनेट दिख रहे हैं, 5 आपके ड्वार्फ प्लैनेट है, इरिस, ये है आपका मेकमेक, एंड फिर है आपका होमिया। फ्रेंड्स ये देखिए आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट है, मैंने जब आपको सोलर सिस्टम वाली फिगर दिखाई थी उसमें भी आपको एस्ट्रॉइड की बेल्ट दिखाई थी। तो हमारे पास एस्ट्रॉइड्स होते क्या हैं? एस्ट्रॉइड्स हमारे पास रिलेटिवली स्मॉल रॉकी मॉलिक्यूलर चंक होते हैं, मॉलिक्यूलर चंक्स या फिर बॉडी होते हैं जो कि ऑर्बिट करते हैं सन को, और ये किस किस के बीच में पाए जाते हैं? जुपिटर एंड सन के बीच में इनकी बेल्ट पाई जाती है। इनको हम प्लैनेटॉइड्स भी बोलते हैं या फिर माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ये अर्थ से टकराते रहते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि कोई एस्ट्रॉइड अर्थ से पास कर गया या कोई नहीं गया है। यहाँ पे देखिए आपको मैं एक बार ये ड्वार्फ प्लैनेट भी दिखा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास सिरस है वो आपका एक एस्ट्रॉइड है, और ये आपका जो एस्ट्रॉइड है सिरस वो आपका लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड मिला जाता है, लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है अ प्रोटो प्लैनेट एंड अ ड्वार्फ प्लैनेट। इसका डायमीटर देखिए इतना है, और ये सिरस की क्या है, आपको ये सिरस की फिगर्स हैं, आप यहाँ देख लीजिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं, मून से स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मून स्टूडेंट्स। मून हमारे पास कैसे बना वो हम देख लेते हैं। मून इज ओनली द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, लाइक द ओरिजिन ऑफ द अर्थ देयर आर हैव बीन अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन। बहुत सारे बंदों ने अटेम्प्ट किया एक्सप्लेन करने के लिए कि मून कैसे बना है हमारे पास, लेकिन 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने सजेस्ट की एक थ्योरी कि उन्होंने कहा कि इनिशियली जो अर्थ एंड द मून थे वो फॉर्म्ड अ सिंगल रैपिडली बॉडी, कि जब तक हमारे पास इनिशियली सबसे पहले जो हमारे पास अर्थ और मून एक ही बॉडी थे और वो रोटेट कर रहे थे, सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी, वो काफ़ी तेज रोटेट कर रहे थे और अर्थ और मून एक ही बॉडी थे। एंड द होल मास, उन्होंने कहा, और जो वो एक साथ रोटेट करते अर्थ मून एक ही बॉडी थे, और सारा की सारा मास क्या बन गया? बिकेम अ डम्ब बेल शेप्ड बॉडी। उसको बहुत तेज रोटेट करने की वजह से डम्ब शेप्ड बेल बॉडी बन गया सारा की सारा मास, एंड इवेंचुअली इट ब्रोक, और वो टूट गया। इट वॉज ऑल्सो सजेस्टेड दैट द मटेरियल फॉर्मिंग द मून वॉज सेपरेटेड फ्रॉम वॉट वी हैव एट प्रेजेंट द डिप्रेशन ऑफ द ऑक्यूपाइड द पैसिफिक ओशन। जो हमारा आज पैसिफिक ओशन का डिप्रेशन है वो उनका कहना ऐसा है कि यहाँ पे कोई एक और बॉडी जुड़ी हुई थी, अर्थ में यहाँ पे एक और बॉडी जुड़ी हुई थी और वो सिंगल बॉडी थी। तो क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा रोटेट करने की वजह से डम्बेल शेप्ड बॉडी में आ गई और वो टूट गया वहाँ से। वो अर्थ का हिस्सा जहाँ पे पैसिफिक ओशन हमारा डिप्रेशन है वहाँ पे अर्थ का हिस्सा टूट गया, और वो हिस्सा वो हमारे पास मून बना और अर्थ के अराउंड घूमना वो मून ने स्टार्ट कर दिया। लेकिन देखते हैं कि आज के जो हमारे पास प्रेजेंट सिनेरियो में क्या सिचुएशन है वो देखते हैं। हाउएवर द प्रेजेंट साइंटिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट आइदर ऑफ द एक्सप्लेनेशन, इन एक्सप्लेनेशंस को नहीं मानते हैं। इट इज नाउ जनरली बिलीव दैट द फॉर्मेशन ऑफ मून एज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज एन आउटकम। अभी क्या मानते हैं हम कि जो मून की फॉर्मेशन है वो इज एन आउटकम ऑफ द जायंट इम्पैक्ट, और व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज द बिग स्प्लैट। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं बिग स्प्लैट। जैसे मून बना है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जैसे हमारे पास यूनिवर्स के ओरिजिन को हम बोलते हैं कि बिग बैंग था, लेकिन मून के बनने को बोलते हैं हम कि ये हमारे पास जायंट इम्पैक्ट है या फिर बिग स्प्लैट है। ये क्या है देख लेते हैं। अ बॉडी ऑफ द साइज ऑफ 1 to 3 times दैट ऑफ मार्स, कि मार्स है ना हमारे पास, प्लेनेट है हमारे पास सोलर सिस्टम में मार्स, जो कि ट्विन प्लेनेट जिसको बोलते हैं, उसके जितनी कोई बॉडी थी, मार्स के साइज के जितने कोई बॉडी थी, और वो कोलाइड कर गई इनटू अर्थ सम टाइम शॉर्टली आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म्ड। जब अर्थ बनी थी उसके कुछ टाइम बाद मार्स के साइज की एक बॉडी अर्थ में कोलाइड कर गई। इट ब्लास्टेड अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ इनटू स्पेस, और जब वो कोलिजन हुआ तो अर्थ से टूट के कुछ पार्ट स्पेस में चला गया। दिस पोर्शन ऑफ द ब्लास्टेड मटेरियल देन कंटिन्यू टू ऑर्बिट द अर्थ, और जो वो अर्थ का कुछ पार्ट टूट के गया था कोलिजन होने पे उस बॉडी से, तो वो पार्ट जो अर्थ का टूटा था वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने लग गया। और बोलते हैं कि जो हमारे पास मून है वो कितने साल पहले बना है? मून बना है हमारे पास 4.44 बिलियन ईयर्स अगो, एंड 4.6 बिलियन ईयर अगो आपकी अर्थ बनी थी, उससे कुछ टाइम बाद मून बन गया। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास अर्थ है वो कैसे इवॉल्व हुई, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। यहाँ देखिए कि प्लेनेट अर्थ इनिशियली, यानी कि प्री मॉड्यूल जो आपका उसका एनवायरमेंट था, इनिशियली वो था बैरन, रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट विद अ थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। चलिए मैं आपको एक फिगर दिखा देता हूँ, ये फिगर मैंने विकीपीडिया से उठाई है, तो वो दिखा देता हूँ कि पहले जब हमारी अर्थ बनी थी इनिशियली तो वो कैसी थी। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले जब हमारे पास अर्थ बनी थी इनिशियली में, वो बैरन थी, रॉकी थी, बहुत सारी हीट थी इस अर्थ में, वो ऐसी थी, और बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर था, बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर नहीं था। लेकिन जो आज की अर्थ है हमारे पास, प्रेजेंट डे में अर्थ है, वो ऐसी बन गई है। तो कितने स्टेजेस के थ्रू ये इवोल्यूशन गया होगा, तो चलिए पढ़ते हैं।
सबसे पहले जब इनिशियली अर्थ बनी थी हमारे पास, तो ये बनी हुई थी, बैरन थी, और एटमॉस्फेयर किसका था, हाइड्रोजन हीलियम का एटमॉस्फेयर था। फिर क्या है कि जो अभी हम देखते हैं कि जो अर्थ है हमारे पास, उसके लेयर्ड स्ट्रक्चर है। अब पता है हमारे पास 3 लेयर है। जो आउटर मोस्ट है उसको क्या बोलते हैं, हम क्रस्ट बोलते हैं। उसके बाद अंदर एक मेंटल है, फिर कोर है। एंड द आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, हमारे यानी कि जो एटमॉस्फेयर का आउटर मोस्ट एंड है उससे लेके सेंटर ऑफ अर्थ तक हमारी अर्थ लेयर्स में डिवाइडेड है। द मटेरियल दैट एग्जिस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म, और जो मटेरियल है वो यूनिफॉर्म नहीं है अर्थ में। एटमॉस्फेरिक मैटर हैज द लीस्ट डेंसिटी, जो सबसे हमारे पास आउटर एटमॉस्फेयर है उसकी क्या है, लीस्ट डेंसिटी है। फ्रॉम द सर्फेस टू द डीपर डेप्थ्स अर्थ इंटीरियर हैज डिफरेंट जोन्स, डिफरेंट जोन होते हैं हमारे पास। सर्फेस से लेके इंटीरियर में जाएंगे हमारे पास अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग जोन्स हैं, अलग अलग डेंसिटी की मटेरियल होती है। और देखिए जो मटेरियल है अलग अलग डेंसिटी के, वो कैसे स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज, वो अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी सेपरेट होने लगे थे। जब हमारे पास अर्थ थी तो हमारे पास अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था मटेरियल का, लेकिन कुछ टाइम बाद जब हमारे पास अर्थ कूल होने लगी तो जो हमारे पास मटेरियल था वो एक डेंसिटी वाला मटेरियल एक जगह आने लगा और सेपरेट होने लगा मटेरियल डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। इसी की वजह से हम देख पाते हैं कि जो हमारे पास कोर है उसमें एक ही डेंसिटी का मटेरियल होता है और लेयर्स हैं अलग अलग। फिर मेंटल है उसमें अलग डेंसिटी का है, और जैसे जैसे हम अंदर जाते जाते हैं अर्थ के सेंटर की तरफ तो उसकी डेंसिटीज बढ़ती जाती हैं। दिस अलाउड हैवियर मटेरियल लाइक आयरन टू सिंक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब देखते हैं जो हमारे पास बिल्कुल सेंटर है अर्थ का, जो हमारे पास बिल्कुल सेंटर है वहां पे क्या है, कोर है आपकी लेयर, और कोर आपकी किसकी बनी हुई है, निकल और आयरन से। तो देखा ये आयरन और निकल आपका बिल्कुल सेंटर पे चला गया था। एंड द लाइटर वंस टू मूव टूवर्ड्स द सरफेस, और जो लाइटर मटेरियल था वो सरफेस की तरफ आ गया। ये अर्थ की लेयर्स हम आपके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिटेल से, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। एंड विद पैसेज ऑफ टाइम अर्थ कूल हुई, फर्दर कूलिंग हुई एंड सॉलिडिफाइड हुई अर्थ एंड कंडेंस्ड इनटू अ स्मॉलर साइज। अर्थ का पहले बहुत बड़ा साइज था, लेकिन कुछ टाइम बाद अर्थ की कूलिंग हुई, सॉलिड अर्थ कूलिंग के बाद अर्थ सॉलिडिफाई हो गई और कंडेंस हो गई एक स्मॉलर साइज में। दिस लेटर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आउटर सरफेस इन फॉर्म ऑफ द क्रस्ट। और इसके बाद जो हमारे पास आउटर सरफेस बना अर्थ का, जिसको हम आज क्रस्ट बोलते हैं, जिसमें हम आज रहते हैं, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून, जब मून बना था हमारे पास, ड्यू टू जायंट इम्पैक्ट, जो बिग स्प्लैट हुआ था, जायंट इम्पैक्ट हुआ था। जायंट इम्पैक्ट आपने पढ़ा था कि जो मार्स की तरह की एक बॉडी थी, मार्स की साइज की एक बॉडी वो अर्थ से टकरा गई थी, उसको जायंट इम्पैक्ट बोलते हैं। उस इम्पैक्ट से अर्थ और हीटन अप हो गई थी, अर्थ में और हीट आ गई थी। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन की वजह से दैट द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। जो अर्थ में मटेरियल है, जो अर्थ को हमारा मटेरियल बनाता है, वो मटेरियल इस प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन की वजह से अलग अलग लेयर्स में सेपरेट हो गया, अलग अलग लेयर्स में आ गया अकॉर्डिंग टू इट्स डेंसिटी। उसके बाद देखते हैं, मैंने आपको बताया पहले भी कि अर्थ की 3 लेयर्स हैं, जैसे कि आपकी क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है। और क्रस्ट से अगर हम इनर कोर की तरफ जाते हैं तो हमारे मटेरियल की डेंसिटी इंक्रीज करती रहती है। फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेज। अब यहाँ देख नेक्स्ट चैप्टर में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसे बना और हाइड्रोस्फेयर कैसे बना। जो प्रेजेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे पास अर्थ के एटमॉस्फेयर का इज चीफली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी जो हमारे पास है नाइट्रोजन अराउंड 70% है, ऑक्सीजन 21% है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अभी सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेजेस थी इन द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब हमारे पास अर्थ इनिशियली बनी थी तब हमारे पास एटमॉस्फेयर में जो गैसेस थी वो हाइड्रोजन एंड हीलियम थी। मैंने आपको ये भी बताया। जो फर्स्ट स्टेज थी हमारे पास मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ द प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। प्रीमॉर्डियल मतलब इनिशियल स्टेज होता है फ्रेंड्स, और प्रीमॉर्डियल स्टेज में जब अर्थ थी तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था और क्या थी, सुपर हॉट अर्थ हम उसे बोल सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ है, फिर हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था एंड द फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। जो हमारे पास हीलियम और हाइड्रोजन का जो पहले एटमॉस्फेयर था, पहले तो उसका लॉस हुआ। सोलर विंड्स, जब हमारे पास अर्थ सन के पास है तो सोलर विंड्स होंगी, सोलर विंड्स की वजह से हमारे पास जो गैसेज होंगी, हीलियम और हाइड्रोजन होंगी, वो उड़ गई होंगी, या फिर जो हमारे पास अर्थ के पास है सन, हॉट होता है, यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से वो कंडेंस हो गई होंगी सॉलिड मटेरियल में गैसेज। फिर देखिए सेकंड स्टेज में क्या हुआ, सेकंड स्टेज में द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारे पास हॉट इंटीरियर है ना अर्थ का टेम्परेचर हाई था, अर्थ को सुपर हॉट अर्थ थी, और उससे क्या हुआ, जो हीट निकली उससे क्या हुआ, उससे अर्थ का क्या हो गया, इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर हो गया। फाइनली द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब हमारे पास ओरिजिन हुआ लाइफ का, यानी कि पहले जब हमारे पास क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें आप कुछ प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया, एल्गे प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। किससे प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये जो हमारे पास ये जो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई, ये कब स्टार्ट हुई, जब हमारे ह्यूमंस भी अराइव नहीं हुए थे
अर्थ पे, ये फोटोसिंथेसिस हमारे पास प्लांट्स और कुछ एमीबा और ये आपके एल्गी और बैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस तब स्टार्ट कर दी थी और ये इन्होंने हेल्प की हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो हमारे पास अर्ली एटमॉस्फेयर था विद हाइड्रोजन एंड हीलियम इज सपोज टू हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ सोलर विंड्स। सोलर विंड्स ने उसे स्ट्रिप ऑफ कर दिया होगा जो हमारे पास इनिशियल एटमॉस्फेयर था हाइड्रोजन एंड हीलियम का। दिस हैपेंस नॉट ओनली इन द केस ऑफ अर्थ, ये खाली अर्थ के केस में नहीं हुआ, बट जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं विच आर सपोज टू हैव लॉस्ट देयर प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर थ्रू द इंपैक्ट ऑफ सोलर विंड्स, चारों की चारों जो आपके पहले 4 इनर प्लैनेट्स हैं, चारों के साथ ऐसा ही हुआ है, उन्होंने अपना हीलियम और हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर सोलर विंड्स के थ्रू लूज कर दिया है। ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ, जब अर्थ कूल हुई, गैसेज एंड जो वाटर वेपर्स थे वर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड अर्थ। जब अर्थ हमारे पास कूल हो रही थी तो जो हमारे पास गैसेज थी, वाटर वेपर्स थे, वो रिलीज हुए हमारे पास अर्थ के इंटीरियर से, और उससे क्या हुआ, दिस स्टार्टेड द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, उससे हमारा एवोल्यूशन एटमॉस्फेयर बनने लगा। अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन, जो हमारे पास पहले एटमॉस्फेयर था उसमें वाटर वेपर्स ज्यादा थे, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया एंड वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसमें हमारे पास बहुत कम थी। बट यहाँ देखिए द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेज वर आउटपुट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड डीगैसिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो हमारे पास अर्थ के इंटीरियर से हमारे पास गैसेस बाहर निकली हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीगैसिंग। अब हमारे पास अर्थ के पास क्या नहीं थी, ऑक्सीजन बहुत कम थी। अब ये जो हमारे पास कंटिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूटेड वाटर वेपर्स एंड गैसेस, इस वॉल्केनिक इरप्शन जो अर्थ पे कंटिन्यू होता रहा है उसने हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूट किया वाटर वेपर्स और गैसेस भी। फिर आगे देख लेते हैं, जैसे जैसे हमारी अर्थ कूल हो रही थी, एज द अर्थ कूल्ड द वाटर वेपर रिलीज स्टार्टिंग गेटिंग कंडेंस्ड, और वो वाटर वेपर क्या होने लगे, कंडेंस होने लगे। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गॉट डिजॉल्व इन द रेन वाटर। जब वो वाटर वेपर कंडेंस हुए तो वो रेन की तरह फॉल करने लगे, और जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड थी वो हमारे किस में, रेन वाटर में डिजॉल्व हो गई, एंड द टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज। उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से टेम्परेचर फर्दर, और टेम्परेचर क्या हुआ हमारे पास, फर्दर डिक्रीज हो गया, कॉजिंग मोर कंडेंसेशन। जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ ज्यादा तो ज्यादा कंडेंसेशन हुई, ज्यादा रेन्स हुई, और जो रेन वाटर था फॉलिंग ऑन टू द सर्फेस गॉट कलेक्टेड इनटू द डिप्रेशंस टू गिव राइज टू ओशंस। और जो रेन वाटर था इसने जो भी अर्थ पे डिप्रेशंस थे उनको भर दिया और हमारे ऐसे ओशंस बने। और हम देखते हैं कि हमारे ओशंस कब बने, द अर्थ ओशन वर फॉर्म्ड विद इन 500 मिलियंस फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। जब हमारे पास अर्थ बनी, इनिशियल अर्थ थी, उसके 500 मिलियन ईयर्स में हमारे पास ओशंस बन गए। ऐसा बताया जाता है कि जो हमारे पास ओशंस हैं वो कितने ओल्ड हैं, दे आर एज ओल्ड एज 4000 मिलियन ईयर्स। हमारे पास जो ओशंस है वो हमारे पास 4000 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। समटाइम्स अराउंड 3800 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ बिगेन टू इवॉल्व। और जो हमारे पास लाइफ इवॉल्व हुई वो कब हुई, 3800 मिलियन ईयर्स अगो। हाउएवर अराउंड 2500 to 3000 million years before the present process of photosynthesis got involved। और हमारे पास ये 2500 से 3000 मिलियन ईयर पहले क्या हुआ था, जो हमारे पास प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का वो इवॉल्व हो गया था, फोटोसिंथेसिस होने लगी थी। कुछ टाइम तक जब हमारी अर्थ बनी थी और ओशंस बने थे तो हमारे पास उस टाइम तक जो लाइफ थी वो कहाँ तक कन्फाइंड थी, दैट वाज कन्फाइंड टू द ओशंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। और सबसे पहले कौन आया हमारे ओशंस में, लाइफ इवॉल्व हुई थी पहले, सबसे पहले ओशंस में ही लाइफ थी। सबसे पहले आया हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वाज द फर्स्ट टू गेट इवॉल्व्ड। बैक्टीरिया सबसे पहले आया क्योंकि ओशंस हमारा ह्यूमिड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं। वहाँ उन्हें ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिल गया और बैक्टीरियाज ग्रो करने लग गए। बैक्टीरिया ग्रो करे, लाइफ इवॉल्व होने लग गई और प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस का था वो स्टार्ट हो गया। और जो ओशंस है हमारे पास वहाँ ऑक्सीजन होती है, इसलिए सबसे पहले वहाँ लाइफ इवॉल्व हुई। देखिए, और लाइफ इवॉल्व होने के बाद, बैक्टीरिया इवॉल्व होने के बाद वहाँ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया। इवेंचुअली ओशन वर सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन एंड 2000 मिलियन ईयर्स अगो ऑक्सीजन बिगिन टू फ्लड द एटमॉस्फेयर। और 2000 मिलियन ईयर्स पहले हमारे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आने लगी। ओशन से निकल के ऑक्सीजन, ओशन से निकलती थी ऑक्सीजन और कहाँ, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर को भरने लगी ऑक्सीजन से। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा है जो देखते हैं हम, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, यहाँ देखिए लास्ट फेज इज द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिलेट्स टू द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। देखिए हमारी अर्थ बन गई, एटमॉस्फेयर बन गया, हाइड्रोस्फेयर बन गया, ओशंस बन गए, सारी चीजें अर्थ पे हमारे पास बन गई हैं, लेयर्स बन गई अर्थ में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो तो ओरिजिन ऑफ लाइफ ही है ना। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कब हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनिशियली अर्थ पे तो यहाँ देखिए अनडाउटेडली क्लियर दैट इनिशियली द अर्थ और इवन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वाज नॉट कंड्यूसिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। जब इनिशियल हमारे पास अर्थ बनी तो उसका जो एटमॉस्फेयर था, जो अर्थ थी, इतनी हॉट थी,
थी कि पूछो वो डेवलपमेंट ऑफ लाइफ के लिए कंड्यूसिव ही नहीं थी। अब मॉडर्न साइंटिस्ट रेफर टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो अभी साइंटिस्ट बताते हैं हमारे पास लाइफ, ओरिजिन लाइफ का कैसे हुआ, वो बोलते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ एज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन की तरह हुआ, विच फर्स्ट जनरेटेड, कि उस केमिकल रिएक्शन ने पहले जनरेट किए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड असेंबल्ड देम। उनसे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जनरेट हुए उस केमिकल रिएक्शन से और उनको असेंबल किया गया। यहाँ सुनिए, इनिशियली अर्थ पे कोई इनहेबिटेंट नहीं था, अर्थ हॉट थी, ऑक्सीजन भी बहुत कम थी, लेकिन जैसे आपका अमीबा, जो अमीबा होता है ना, आपका अमीबा क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, आपका डुप्लीकेट करता है अमीबा, तो उस तरह से ये जो केमिकल रिएक्शन हुए हैं हमारे पास, उससे क्या जनरेट हुए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और उनको असेंबल किया। जो उस असेंबलेज से, दिस असेंबलेज was such that they could duplicate, ये असेंबलेज ऐसी थी इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, ऐसी असेंबलेज थी कि वो डुप्लीकेट करने लगे। जैसे हमारे पास अमीबा बाइनरी फिजन से डुप्लीकेट करता है और बढ़ता जाता है, मल्टीप्लाई करता है, डुप्लीकेट देमसेल्व्स कन्वर्टिंग इनएनिमेट मैटर इनटू लिविंग सब्सटेंसेस, और इनएनिमेट मैटर को डुप्लीकेट करते गए किसमें, लिविंग सब्सटेंसेस में। और ये कैसे हुआ, ये हुआ हमारे पास केमिकल रिएक्शन की वजह से, जिसने सबसे पहले जनरेट किए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और उनको असेंबल किया, और फिर डुप्लीकेट होता गया हमारे पास, डुप्लीकेट करते गए, इसकी असेंबलेज करते गए और डुप्लीकेट करते गए और कन्वर्ट किया इनएनिमेट मैटर into living substances. The record of the life that existed on this planet is different periods. ये हम ऊपर एक टेबल है उसमें देखेंगे कि different periods में हमारे पास लाइफ इवॉल्व हुई है, कि पहले फिश हो गई, फिर एप्स, वर्टिब्रेट्स, देन ह्यूमंस आए, और मॉडर्न ह्यूमन बींग्स कब आए, ये हम देखेंगे। और इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉसल्स, और हम कहते हैं कि हमारे पास on this planet different जो periods है हमारे पास is found in the rocks in the form of fossils. The microscopic structure closely related to the present form of blue algae have been found in geological formations much older than 3000 million years. ये जो हमारे पास ब्लू एल्गे मिला है हमारे पास, ये हमारे पास रॉक्स के ऊपर मिला है, और ये जो ब्लू एल्गे है हमारे पास, ये 3000 मिलियन ईयर्स पुराना मिला है हमारे पास जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में। It can be assumed that the life began to evolve sometimes 3800 million years ago. और जो इस समरी है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम यूनिसेलुलर बैक्टीरिया टू द मॉडर्न मैन, वो कहाँ दी हुई है आपके, वो एक आपके इसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल में दी हुई है, वो हम अभी देखेंगे। तो अगर हम आपको रॉक्स को देखते हैं तो वहाँ पे फॉसल्स मिलते हैं। ये बात एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ रॉक्स का और एल्गी का। रॉक्स को देखते हैं तो वहाँ पे फॉसल्स मिलते हैं, और वैसे ही हमें 3000 जो मिलियन ईयर्स पहले के जो एल्गी हैं वो कहाँ मिले, वो भी हमें रॉक्स पे मिले, और हमें पता लगा कि जो हमारे पास लाइफ है वो कब इवॉल्व हुई, वो 3800 मिलियन ईयर्स पहले इवॉल्व हुई। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। बट चलिए एक बार एक टेबल और देख लेते हैं जो कि टाइम पीरियड की है। ये देखिए, ये टेबल है हमारी वो, और इस टेबल में क्या है आपको यहाँ पे देखिए, ये आपके इयॉन्स दिए हुए हैं, इयॉन्स दिए हुए हैं। इयॉन्स आपका बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, उसके बाद छोटा हो जाता है, इयॉन्स डिवाइड हो जाते हैं एरा में, एरा डिवाइड हो जाता है आपका पीरियड में, पीरियड आपके एपॉक में डिवाइड होते हैं, एपॉक आपका एज में डिवाइड होता है, और उसके बाद यहाँ पे आपके जो जो इवेंट्स इस टाइम पे हुए हैं वो इवेंट्स आपने इनको डिवाइड कर दिए हैं। अब अगर आपसे कभी भी ये टाइम पीरियड का आपको लगाना आ जाए डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो याद रखिए इयॉन में सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड होता है, वो इयॉन डिवाइड होता है एरा में, एरा डिवाइड होता है पीरियड में, एपॉक में, और ये ऐसे यहाँ पे ये ऐसे भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं कई एग्जाम्स में कि ये एरा, इयॉन्स, पीरियड एंड एपॉक में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में से लगाइए। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये है क्या। ये देखिए आपका लास्ट से नीचे से देखिए आपका यहाँ पे लास्ट से अब देखेंगे, जब इसको हम नीचे से स्टार्ट करते हैं इस टेबल को, जब आप यहाँ देखेंगे ये बिग बैंग आपका कब हुआ, आपको पता ही है कि सबसे पहले जब बिग बैंग हुआ तो आपका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ, और ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ आपका 13,700 मिलियन ईयर्स अगो या फिर 12,000 मिलियन ईयर्स अगो आपका बिग बैंग हुआ है और आपका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ है। फिर यहाँ देखिए ओरिजिन ऑफ स्टार्स कब हुआ, आपका यूनिवर्स बन गया है, उसके बाद आपका ओरिजिन ऑफ स्टार्स हो रहा है 5,000 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, और ओरिजिन ऑफ द सन भी तभी हुआ 5,000 मिलियन ईयर्स अगो। सन क्या है आपका, एक स्टार ही है, ओके। फिर उसके बाद ये थोड़ा और हम अगर टाइम पीरियड आगे बढ़े, हम बिग बैंग के बाद क्या हुआ, ये हेडियन टाइम पीरियड आया आपका। हेडियन टाइम पीरियड क्या है आपका, प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड है आपका, 570 मिलियन से लेके 4,800 मिलियन ईयर्स अगो से तक प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड होता है। और इसमें क्या हुआ कि जो हमारे पास एटमॉस्फेयर थे वो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच थे, जैसे मैंने आपको पढ़ाया ही है, और ओशंस कॉन्टिनेंट्स फॉर्म, ओशंस एंड एटमॉस्फेयर, यहाँ से देखिए ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स ने क्या बनाया, ओशन एंड एटमॉस्फेयर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में रिच थे कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये देखिए मैंने आपको बताया था लाइफ कब इवॉल्व हुई है आपकी, ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड में लाइफ इवॉल्व हुई है आपकी, ठीक है। ये आपका
एरा कौन सा है, ये आपका प्रोटोजोइक, आर्कियन, और आपके हेडियन जो है ये आपका हेडियन में आपका ओशंस और कॉन्टिनेंट से एटमॉस्फेयर बना है, और आपका प्रोटेरोजोइक और आर्कियन पीरियड में क्या बना है आपका सेल्फ बॉडीड एंथ्रोपॉड्स। और आपका ये देखो यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया है, सबसे पहले जो आपकी लाइफ यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे आपके कब आए अर्थ पे, ये आपके अर्थ पे आए 2500 ईयर्स अगो, 2500 ईयर्स से लेके 3800 मिलियन ईयर्स अगो। और मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि 3800 मिलियन ईयर्स अगो हमारे अर्थ पे लाइफ आई थी, यानी कि यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन बैक्टीरियाज आए थे। स्टूडेंट्स इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, बाकी ये टॉपिक बहुत अच्छा है और ये आपको समझ में भी आना चाहिए। जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्री में भी ये टॉपिक बहुत काम आता है। तो चलिए हम इसे अब एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो आपको दे दूंगा 15-20 मिनट की बना के, जब हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ देखिए ये आपका फिर आपका आता है एक एरा है आपका पैलियोजोइक एरा। ये आपका एरा कौन सा है, पैलियोजोइक एरा है। उसमें आपका कैम्ब्रियन एक एरा है, कैम्ब्रियन पे कोई टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं थी, खाली मेराइन टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं थी, खाली ओशंस में ही आपको लाइफ मिलती थी, लैंड पे कोई लाइफ नहीं थी। फिर आपका एक पीरियड आता है ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन पीरियड में आपकी फर्स्ट फिश आई, ये आप यहाँ से टाइम यहाँ से देख लीजिएगा कि कितने साल पहले आई थी। फिर आपका सिलूरियन पीरियड है, सिलूरियन पीरियड में फर्स्ट ट्रेस मिला आपको लाइफ का, कहाँ पे, लैंड में। प्लांट्स सबसे पहले हमारे पास कब आए लैंड पे, प्लांट्स आए लैंड पे सिलूरियन पीरियड में। फिर डेवोनियन पीरियड में क्या हुआ, एम्फीबियंस आए हमारे पास। कार्बोनिफेरस में फर्स्ट रेप्टाइल आया हमारे पास, क्या आया, फर्स्ट रेप्टाइल। और कार्बोनिफेरस में हमारे पास कोल बेड भी हमारे पास आए, ठीक है, कोल जो हम आज कोल यूज करते हैं लिग्नाइट पीट वाला, वो कोल कार्बोनिफेरस में जनरेट हुआ। पर्मियन में, वो कार्बोनिफेरस के टाइम का है। पर्मियन पीरियड में क्या हुआ, रेप्टाइलों ने डोमिनेट कर लिया और रिप्लेस कर दिया एम्फीबियंस को। उसके बाद ट्रायसिक पीरियड, ये देखिए हम यहाँ अब आ गए हैं कौन से एरा में, मीसोजोइक एरा में। ट्रायसिक पीरियड में क्या हुआ, हमारे पास फ्रॉग्स एंड टर्टल्स आए। जुरासिक में जुरासिक को कहते हैं एज ऑफ डायनासोर्स। और क्रिटेशियस में, इसी मीसोजोइक एरा में, क्रिटेशियस पीरियड में एक्सटिंक्शन हो गया क्या इसका, डायनासोर्स का। उसके बाद ऐसे ही सीनोजोइक पीरियड एरा आया हमारे पास, उसमें एक टर्शरी था। अब इसमें इसको भी डिवाइड किया गया, टर्शरी पीरियड को डिवाइड किया गया पेलियोसिन, मियोसिन, ओलिगोसिन, इओसिन, पैलियोसिन इपॉक में। फिर ऐसे यहाँ पे ये जो सीनियोजोइक एरा है इसको क्वाटरनरी पीरियड में भी डिवाइड किया गया है। और क्वाटरनरी पीरियड में दो इपॉक है आपका, प्लिस्टोसीन है। प्लिस्टोसीन में आपके होमोसेपियंस आए जो कि 10,000 मिलियन ईयर्स से लेके 2 मिलियन ईयर्स तक आपके होमोसेपियंस आए। और आपका जो लेटेस्ट पीरियड है उसको बोलते हैं होलोसीन। होलोसीन है आपका 0 से लेके 10,000 मिलियन ईयर्स अगो तक, वहाँ पे आपका मॉडर्न मैन आया। ये होलोसीन है जो आपका है वो 0 से लेके 10,000 ईयर्स तक है, जहाँ पे आपका मॉडर्न मैन आया। और प्लिस्टोसीन में 10,000 से लेके 2 मिलियन ईयर्स से लेके 10,000 ईयर्स तक आपका होमोसेपियंस आए। यहाँ देखिए आपका पिलियोसिन में आपके अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स आए। मियोसिन में आपके एप आए, फ्लावरिंग प्लांट एंड ट्रीज। ओलिगोसिन में आपके एंथ्रॉइड एप। और पैलियोसिन में आपके रैट्स आए, माइस आए। इओसिन में आपके रैबिट्स एंड हेयर्स आए, ठीक है। और पैलियोसिन में आपके स्मॉल मैमल्स है। तो चलिए स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं और ये टेबल मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा दूंगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आज के चैप्टर में बहुत सारी थ्योरीज थी और ये जो इवोल्यूशन हुआ है, ये जो और भी थ्योरीज दी हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी थी। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। मैंने बहुत धीरे पढ़ाया है, 2-2 बार एक्सप्लेन किया है, हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा है, वो भी कमेंट्स में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हम चैप्टर 3 के लिए बनाएंगे। और अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।